अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आज बहुत ही अहम दिन इस हवाले से कि मकबूजा कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। इस सिक्योरिटी काउंसिल ने आज कश्मीर के मामले पर मशावरत की है। 5 बड़ी आलमी ताकतों ने कश्मीर के तनाज़े का जायजा लिया है। पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहा है, जबकि भारत भी इसे अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रहा है। मगर चीनी मंदूब जो इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल के मशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलामती काउंसिल में चीनी मंदूब ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अरकान ने दोनों फ़रीक़ैन से एकतरफ़ा कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। चीन के मंदूब ने कहा कि भारत की तरफ से आईनी तरमीम ने कश्मीर में स्टेटस को तब्दील कर दिया है। इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। एकतरफ़ा कदम ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दाम ने चीन की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया। चाइना की तरफ से ये बयान आना अहम है, चूँकि चाइना P5 मेंबर्स में से एक है सिक्योरिटी काउंसिल के, और 3 बड़े मेंबर्स में से एक मुल्क है। ये बहुत ही अहम बयान है। चीनी मंदूब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ दुनिया के सबसे बड़े सिफारती फोरम पर सुनी गई। आज की इस मीटिंग में इस बात का ये एतराफ़ है कि कश्मीर का तनाज़ा आलमी तौर पर तस्लीम शुदा है। साथ ही भारत का दावा भी मुस्तरद हो गया कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और पाकिस्तान के मंदूबीन की मीडिया से गुफ्तगू के बाद भारतीय मंदूब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान और चीन पर तनकीद की और कहा कि वो अपने मौक़िफ़ को बैन-अल-अक़वामी मौक़िफ़ के तौर पर सामने लाना चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग दी और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल का इजलास मुनक़्क़िद होना भारत की नाकामी है। दुनिया ने तस्लीम किया कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। आज का दिन एक तारीखी दिन है कि हिंदुस्तान की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया और इजलास मुनक़्क़िद हो गया। इस इजलास के कन्वीन होने से आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो दरकार है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मुफस्सल गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ मेंबरान ने अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने अपनी तशवीश का भी इजहार किया और क्लोज अटेंशन पे करने का भी जिक्र हुआ। सलामती काउंसिल के इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर की सूरत हाल पर बात की, साथ ही अफगानिस्तान के मामले पर भी बात हुई है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर ट्रंप को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। Today, the Prime Minister had a good conversation with him. He apprised him of the situation on the Indian side of Kashmir. President Trump was sensitized by the Prime Minister on the delicate situation the region is facing, and he took note of that, and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan. इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि G5 के रुकन ममालिक में से 4 से पाकिस्तान का राब्ता हुआ, फ्रांस से भी राब्ता किया जाएगा और अपना नुक्ता नज़र बताया जाएगा। कश्मीर की सूरत हाल और आज की जो पेशरफ्त है, इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये एक सिफारती कामयाबी है, चूँकि भारत जो इसको अपना अंदरूनी मामला करार दे रहा था, इस कश्मीर के तनाज़े पर सिक्योरिटी काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की बात होना और दीगर ममालिक का मौक़िफ़ आना और फिर चाइना का ये मौक़िफ़ सामने आना पाकिस्तान की कामयाबी है। और भारत की तरफ से भी इस तरह का बयान आ रहा है जिस पर उसने चाइना और पाकिस्तान दोनों पर तनकीद की है। लेकिन पाकिस्तान का जो अवलीन मौक़िफ़ ये था कि इसको आलमी सतह पर उठाना है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि ये एक बैन-अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है,
जिस पर भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। सलामती काउंसिल के इजलास की जो तफसील अब तक सामने आई है उससे पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को फ़िलहाल तक़वियत ज़रूर मिलती है, लेकिन जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर से रब्ता हुआ है जो कि इस मामले में सालिस बनने के लिए तैयार थे, अब उन्होंने कहा है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे, तो शायद इसकी भी कोई ऐसी पेशरफ्त सामने आ सके जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिले। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तनाज़ा कश्मीर और इस पर भारतीय इक़दामात को ज़ेर बहस लाया गया और इसमें पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाईं जब इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी गई और आज भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी साहिबा से बात करेंगे। मलिहा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर है ये एक आइडियल वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन जो मौक़िफ़ चाइना का सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। सलामती काउंसिल में इसको डिस्कस किया गया, उस पर स्टेटमेंट बाहर आई है, आपने भी वहाँ पर गुफ्तगू की, लेकिन लग ऐसा रहा है कि भारत एक डिनाइल मोड में है, वो चाइना पर भी तनकीद कर रहा है यहाँ पर। जी, मैं समझती हूँ जो सबसे अहम पहलू आज की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग का था वो ये है कि कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर में उनकी वहाँ तो आवाज़ बंद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ सुनी गई लाउड एंड क्लियर। और जाहिर है यहाँ से जो पैगाम जाता है सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के होने से ही वो यही जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कंसर्न्ड है सिचुएशन के बारे में। और इस मीटिंग का होना ही, जैसे कि आपको मालूम है, आपने खुद भी कहा, ये पहली दफ़ा 50 साल से ज़्यादा में एक मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की मखसूस एक्सक्लूसिवली जम्मू एंड कश्मीर पे। ये तो उस बात की तायद हो जाती है कि जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है कि ये इनका एक अंदरूनी मामला है, उसकी तो टोटल नफी हो जाती, टोटल कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती। इस मीटिंग का होना ही इस बात की अलामत है और इसकी अक्कासी करता है कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और इस पे बैनुल अक़वामी कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन इन पर्टिकुलर, उनका एक रोल है इस पे। देखें, इस मीटिंग में जो ब्रीफिंग्स भी दी गई, जो मेरी मालूमात के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के 2 शोबों की जो ब्रीफिंग्स थी, उन ब्रीफिंग्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का तज़किरा किया गया, लोगों को याद दिलाया गया और मेंबरान में से भी काफ़ी मेंबरान ने इसकी बात की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। और जो यूनानिमस कॉल थी इस मीटिंग की वो यही थी कि जी इसका कोई पुरअमन हल तलाश करना चाहिए और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद होती है, इसलिए कि हमने तो 70 साल से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं एक पुरअमन हल के लिए जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और यूएन चार्टर के मुताबिक होना चाहिए और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तो हम उस पर कायम हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अब इस माइलस्टोन, मैं तो उसको कहूँगी ये डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है, इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे, इस पर बिल्ड करेंगे। ये तो पहला कदम है। ठीक है मलिहा साहिबा, अगला कदम क्या होगा? एक तो ये आपकी वजीर खारजा से क्या बात हुई और जो सलामती काउंसिल का इजलास था उसके अंदर क्या चलता रहा? क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई इस इजलास के बाद, जो वजीर खारजा ने बताया कि वजीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राबता हुआ। जी, आपको जैसे मालूम है वजीर खारजा के ही खत के बेसिस पे ये मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने खत लिखा जो मैंने डिलीवर किया प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को, फिर चीन ने हमारे बिहाफ पे भी इस मीटिंग को कॉल करने का उसकी सपोर्ट की और हमारे खत डिलीवर होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर ही ये मीटिंग कॉल हो गई। और आपको मालूम है कि भारत ने बहुत कोशिश की, सफारती कोशिश की कि ये मीटिंग ना हो। वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के पास लॉबी करते रहे, यही कहते रहे कि जी ये अंदरूनी मामला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मकबूजा कश्मीर में, आप बस मीटिंग ना करें। तो इस मीटिंग का होना ही मैं समझती हूँ कि भारत की सफारती शिकस्त है और कश्मीरी अवाम की फतह है, मगर ये पहली फतह है उनकी। अभी उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। हमारे वजीर आज़म, हमारे वजीर खारजा
वो लोग एक्टिव हैं, एक्टिवली लॉबी कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, आपने एक फ़ोन कॉल का तस्करा किया, मगर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट से, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से बात कर चुके हैं, और वज़ीर ख़ारजा भी। और ये हम अपना जो डिप्लोमेटिक कैंपेन है इसको सस्टेन करेंगे एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है मलय साहबा, रशिया का मौक़िफ़ हमें अंदाज़ा है उसका, लेकिन चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, और फिर बरतानिया और अमेरिका ये कह चुके हैं कि वो अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं लाए। उनका जो मौक़िफ़ है कश्मीर के तनाज़े पर वो वही है जो कि भारत के इस इक़दाम से पहले था तनाज़ा कश्मीर के हवाले से। तो उनकी हिमायत मुस्तक़बिल में किस नौयत की हो सकती है, इसका क्या अंदाज़ा है आपका बहैसियत मुस्तक़िल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का? देखिए, जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक है, जो हमारी मालूमात हैं, उन्होंने इस मीटिंग में खुल के ये कहा कि जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर में, उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि वो भी पाकिस्तान की पोजीशन की तायद है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, वो तो मैं समझती हूँ कि सारे मेंबरान, ऑलमोस्ट सारे मेंबरान ने इस पे तशवीश जाहिर की, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। ठीक है, और अगली स्ट्रेटजी, अगली कोशिश क्या हो सकती है पाकिस्तान की इस मामले पर? क्या OIC से मुताल्लिक कोई कोशिश की जा सकती है किसी तरह से? ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो पहले तो हम खुफिया रखेंगे, ताकि फिर आपको कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक नहीं, मगर मोर सीरियसली जाहिर है हम इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, मोर सीरियसली इसकी हम असेसमेंट कर रहे हैं कि अगला कदम कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। मगर ये मैं आपको बता सकती हूँ और अश्योर कर सकती हूँ कि वी विल नॉट रेस्ट until the Kashmiri people are given the justice that they deserve. जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी सफारती कोशिशें जारी रहेंगी। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया। मलिहा लोधी ये कह रही है एक कामयाबी है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सलामती काउंसिल में इस मामले पर बहस होना, गुफ्तगू होना, लेकिन अभी ये सिफारती कोशिशें जारी रहेगी और पाकिस्तान की हद्दुल वसा मुमकिन बनाने की ये कोशिश होगी कि कश्मीरियों के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तनाज़ा कश्मीर के हवाले से उसको तस्लीम किया जाए और भारत को मजबूर किया जाए कि वो अपने गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। और उन्होंने एक बात दोहराई कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इस तनाज़े का सबसे ज़्यादा पुरअमन हल चाहता है, इसका पिछले 70 साल से ज़्यादा अरसे से ख्वाह है। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ। प्रोग्राम में अभी बात पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जिसको यहाँ पर बेतहाशा कचरा जमा होने और उसकी ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम ना होने की वजह से कचरा जी भी कहा जाता है। सफाई के लिए वफाकी हुकूमत से लेकर सिंध हुकूमत तक सभी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। दोनों हुकूमतों ने अपनी अपनी सफाई मुहिम का आगाज किया हुआ है, जिसमें दोनों हुकूमतों के नुमाइंदे मुख्तलिफ इदारों और अदाकारों की हिमायत लेने में भी मसरूफ़ हैं। लेकिन कराची की हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई, उसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामिया का हाल वाज़ेह कर दिया है। नदी नाले भरे हुए हैं, सड़कों पर पानी जमा रहा, हर जगह कीचड़, पत्थर और गंदगी है, लेकिन सफाई के दावे उरूज पर हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सफाई मुहिम में अदाकारों की हिमायत लेते लेते सूबाई और वफाकी हुकूमत शहर को साफ करने की बजाय खुद अदाकारी में मसरूफ़ हो गई है, क्योंकि दावे बहुत हैं, अमली तौर पर काम कम नज़र आ रहा है। सड़कों पर सफाई करने वाली मशीनरी से ज़्यादा इस की मंजरकशी करने वाले मौजूद हैं, कैमरामैन नज़र आ रहे हैं। शहर को साफ करने की हिकमत अमली क्या होगी, इसके लिए मनसूबाबंदी कम है और सोशल मीडिया पर तारीफ़ी ट्वीट्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अदाकार सफाई का दर्स दे रहे हैं और सफाई के ज़िम्मेदार अदाकारी में मसरूफ़ हो गए हैं, यानी वो मीडिया के ज़रिए से आकर अपने ऐलानात और दावों के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन अमली काम होता उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। कराची शहर वहीं खड़ा है, बेबस, लाचार है और जिस तरह से तंज के तौर पर भी और गम गुस्से का इजहार करते हुए भी लावारिस कहा जाता है अक्सर इसे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग अली ज़ैदी ने रवा माह के आगाज़ में बाकायदा क्लीन कराची के नाम से सफाई मुहिम का आगाज़ किया और लोगों से अपील की कि उन्हें पहले मरहले में सफाई के लिए 1 अरब 75 करोड़ दरकार है, इसके लिए उनकी मदद की जाए। जिसके बाद वफाकी हुकूमत समेत मुख्तलिफ इदारों और अदाकारों ने अली ज़ैदी की सफाई मुहिम की हिमायत की, इसमें शामिल होने का ऐलान भी किया। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछते रहे कि भारी भरकम टैक्सेस अदा करने के बावजूद अगर पूरे मुल्क को सिर्फ चंदे पर ही चलाना है
तो फिर इसकी सरबराही भी किसी फलाही इदारे के नुमाइंदे को दे दी जाए। लेकिन बहरहाल लोगों ने कराची की सफाई के लिए इस मुहिम की हिमायत ज़रूर की, जिसके बाद अली जैदी, कराची के मेयर वसीम अख्तर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने मिलकर कराची साफ करने के आज़म का इजहार किया। Let's clean Karachi together. Let's clean Karachi together. बज़ाहिर विफाक की हुकूमत, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत सब सफाई के मसले को लेकर एक पेज पर नजर आ रहे थे, मगर साथ साथ कराची की इस हालत जार पर एक दूसरे को ताने भी दिए जा रहे थे। सफाई ना होने की बराबर थी, लेकिन क्रेडिट भरपूर लिया जा रहा था। छोटी सी काविश को बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा था। 12 अगस्त को सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आई चंद्रिका रोड दूसरी तरफ से भी साफ है, जिस पर अली जैदी ने जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा कि आई चंद्रिका रोड के साथ एक नाला है जिसे दहाइयों तक साफ ही नहीं किया गया था। हमने उस नाले को अपनी सफाई मुहिम के 5वें दिन साफ किया है। अब सईद गनी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिस पर सईद गनी ने एक और ट्वीट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बहस में नहीं उलझना चाहते, लेकिन काश आप इन सड़कों पर ईद से एक दिन पहले आते, जहां हम 3 मरतबा आए और आखिरी चक्कर हमने रात के 1:30 बजे लगाया और वज़ीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड को अहकामात दिए कि सड़क सुबह तक साफ कर दी जाए। आपके नफीस बरादरान को इसका मुकम्मल इल्म है, ज़रा उनसे इस बारे में मालूम कर लें। क्रेडिट लेने और एक दूसरे को ताने देने का मामला यहाँ पर रुका नहीं। कराची के संगम ग्राउंड से जो कचरा दोबारा उठाया गया, उस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया। ईद उल अज़हा के मौके पर जो कचरा जमा हुआ उसे कराची के संगम क्रिकेट ग्राउंड में फेंका गया। पूरा ग्राउंड कचरा कुंडी में बदल गया, जिसकी ग्राउंड के करीब रहने वाले शहरियों ने शिकायत भी की। तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस सईद गनी ने उस पर रद्दअमल देते हुए अली जैदी को मुखातिब करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी शहर में कचरा फेंकना बंद करें। और आज उन्होंने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान से बात करते हुए कहा कि क्लीन कराची के नाम पर एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है। ये काफ़ी उनका एक संजीदा इल्ज़ाम था। उन्होंने पहले शुरू नहीं किया, हमने एक कंप्लेन उससे पहले शुरू की थी और बीच में फिर उन्होंने भी शुरू कर लिया। लेकिन अच्छी बात है अगर वो ऐसा काम करते हैं जिससे कराची के शहर में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि तय ये हुआ था कि ये जो क्लीन कराची कैंपेन है, इसमें जब ये नालों से कचरा निकालेंगे या नालों के पास जो कचरा उसको उठाएंगे, उसको ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, डंप करेंगे जो लैंडफिल साइट्स हैं कराची की 2 वहाँ पर। और मैं आज तक आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रक भी लैंडफिल साइट तक नहीं गया है। ये तमाम का तमाम कचरा जो ये क्लीन कराची कैंपेन में उठा रहे हैं, वो एक जगह से उठाकर कराची शहर की मुख्तलिफ जगहों पर डंप कर रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक बात है। इससे आप कराची को क्लीन नहीं कर रहे हैं, इससे कराची में मज़ीद गंदगी फैलेगी। अब इस पर रद्दअमल देते हुए अली जैदी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्राउंड में कचरा फेंकने के लिए जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने दी थी। साथ ही उन्होंने सईद गनी पर तनकीद की कि जब यहाँ दहशतगर्दों के दफातर मौजूद थे उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं किया। सबका शुक्रगुजार हूँ, 2-3 लोगों का नहीं हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर स्टोरी कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि वो जो GTS है, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, ये हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खुद दिया आइडेंटिफाई करके कि जी आप कचरा जमा करके यहाँ डालें, यहाँ से उठा के फिर लैंडफिल में जाएगा। वो 2-3 ज़िलों में तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ वो हमें बता रहे हैं वो हम वहाँ कचरा जमा कर रहे हैं। फिर वो वीडियो बना के देखें जी कचरा रोड पे नहीं है, ये मैदान है। और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ग्राउंड है जिसके ऊपर बड़ी ज़ोर से आपको तकलीफ हो रही है, आप उस वक्त क्यों सो रहे थे जब दहशतगर्द तंजीम के वहाँ दफ्तर बन रहे थे? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त तो आपने कोई शोर नहीं किया। अब वो 2-3 दिन के लिए अगर वो आज रात को बाय द वे कचरा वहाँ से उठ भी रहा है और जा रहा है लैंडफिल साइट में, तो उस वक्त तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके पार्टनर थे, मैं भूल गया, दहशतगर्दी में भी शायद पार्टनर थे। अब ये लागतबाजी एक दूसरे के खिलाफ बयानात, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी एक खुशाइन पहलू ये है इस सारी मुहिम के दरमियान के अली जैदी हो, सईद गनी हो, नासिर हुसैन हो या फिर मेयर कराची, उनकी नीयत पर, उनके जज्बे पर शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब सईद गनी ने ये ट्वीट की कि कचरा उठाया जाए और यहाँ पर कचरा फेंकना बंद किया जाए, तो अब अली जैदी साहब ने ट्वीट की है तस्वीर और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने संगम ग्राउंड से कचरा हटा दिया है। ये बिफोर और आफ्टर, यानी जो पहले हालत थी और उसके बाद कचरा हटाए जाने के बाद की तस्वीर उन्होंने जारी की है, यानी काम करने का जज्बा मौजूद है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लीन कराची के दूसरे मरहले का ऐलान भी किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की तारीफ भी की। उस फेज 1
फेज 1B का जो एक हिस्सा है उसका नाम है नेम एंड शेम। जिसको आप कचरा फेंकते हुए, लिटरिंग करते हुए रोड पे कहीं भी कचरा फेंकते हुए देखें, आपसे मेरी दरखास्त है कि फोटो लें, उसका अगर आपको नाम पता है उसका नाम बताएं, जहां वो कचरा फेंक रहा है पता, लोकेशन वो लगाएं और उसको सोशल मीडिया पे डाल दें। एक तो नासिर शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नाम लेके आपको शायद प्रॉब्लम देते आपकी पार्टी वाले लोग, लेकिन आपने जो आपने रीच आउट किया वो आपका बड़ा शुक्रिया। फेज 1B का दूसरा, एक तो नेम एंड शेम हो गया, आज से इंशाल्लाह दूसरा शुरू हो रहा है। टारगेट शहर को कचरे से साफ करना है। यानी एक तरफ वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे कराची की सफाई को लेकर दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं और सूबाई हुकूमत के वजीर बल्दियात की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं सूबाई हुकूमत ने अलग और एक नए नाम से एक नई सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। 14 अगस्त को वजीर आला मुराद अली शाह ने ब्लू जैकेट प्रोजेक्ट के नाम से कराची में सफाई मुहिम का ऐलान किया। इसका मोटो है से नो टू लिटरिंग, वो शुरू करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट साउथ से शुरू कर रहे हैं और जैसे बहरोज भाई ने बताया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, पूरा कराची, पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान, आप लोग अगर हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। इस सफाई मुहिम की हिमायत में भी अदाकार और रजाकार सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम का आगाज की तकरीब सफाई मुहिम नहीं बल्कि कॉन्सर्ट का मंजर पेश कर रही थी। इस तकरीब में सिंध हुकूमत ने अपनी सफाई मुहिम का ऐलान किया। इस तकरीब में जो बैनर्स लगे थे उन पर के इलेक्ट्रिक के लोगोज भी थे, यानी के इलेक्ट्रिक अली ज़ैदी की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही थी और सिंध की हुकूमत की सफाई मुहिम की भी हिमायत कर रही है। लेकिन शहरियों के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को सफाई मुहिम की बजाय अपना काम ज़्यादा संजीदगी से करना चाहिए, क्योंकि सिंध भर में बारिशों से मुताल्लिक़ हादसात में 27 लोगों की हलाकतों की खबर सामने आई, जिसमें 24 का ताल्लुक कराची से और इन 27 में से 18 लोगों की हलाकतें बिजली के करंट की वजह से हुई हैं। इसीलिए शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि अगर के इलेक्ट्रिक सफाई मुहिम के बजाय अपने काम में ज़्यादा संजीदा दिखाई दे तो शायद मामलात कराची शहर के बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए अब तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कई FIRs दर्ज हो चुकी हैं। के इलेक्ट्रिक का इस पर मौक़िफ़ ये है कि वह हर तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेगी और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि जहाँ पानी खड़ा होता है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वहाँ से करंट लगने के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको ठीक करे। बहरहाल कराची की सफाई का क्रेडिट तो सभी ले रहे हैं, लेकिन कराची में अब तक बाज़ इलाकों में पानी जमा है, मलबा बिखरा पड़ा है, कचरा फैला और बुरे मनाजिर सामने आ रहे हैं कराची से। और जो अली ज़ैदी साहब की दूसरे मरहले में ये गुफ्तगू सामने आई है कि नेम एंड शेम की मुहिम होगी, ये भी एक मुश्किल काम है, चूँकि शहरी खुद से इस सारे मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन ये ज़रूरी है चूँकि आम सड़कों पर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी तादाद अच्छी महंगी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोगों की भी होती है, जो अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। यकीनन उनको वहाँ रोकने के लिए कोई मौजूद होना चाहिए। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत से। सुलेमान, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? जो काम बताया जा रहा है कि किया जा रहा है कराची के कचरे को ख़त्म करने के लिए, सफाई करने के लिए, वो होता नज़र भी आ रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया जुनेद। आपको बताता चलूँ जो कि अली ज़ैदी की कैंपेन है लेट्स क्लीन कराची, वो जो है अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। पहला मरहला उनका था कि वो नालों की सफाई करेंगे 2 हफ्ते के दौरान, और आज उन्होंने जो है वो लियारी से अपने दूसरे मरहले का जो है वो आगाज़ कर दिया है कि नेम इट एंड शेम इट, यानी कि अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया में डाली जाएँ ताकि उन्हें गैरत आए और वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन जो लेट्स क्लीन कराची है ये एक ही बार जो है वो होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इनिशिएटिव है ये जो है वो एक बार जो है वो नालों को या जो बैकलॉग है उसे साफ़ करने की हद तक है, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह भी नहीं हो सकता कि वफाक की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो शहर से कचरा उठाएं। अब बात करते चाहें ब्लू जैकेट की, तो सुबह जो है वो सईद गनी ने कहा कि हमने वफाक से पहले जो है वो इस मुहिम को आगाज़ कर दिया था। अफसोस की बात यह है कि सिंध हुकूमत, जिसका बुनियादी तौर पर यह काम है कि वो शहर से कचरा उठाए, जिसका इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि 4 अजला के अंदर काम करता है, वो मुहिम की बात कर रहे हैं। कराची को किसी मुहिम के तहत तो साफ़ नहीं किया जा सकता, कराची को यौमिया बुनियादों पर साफ़ करना पड़ेगा जिनका काम है। और आपको बताता चलूँ कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, $1 मिलियन जो है वो साल सफाई का जो है वो उनको दिया जाता है, तो 4 अजला हैं। और आपको बताता चलूँ कि 2 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो बजट था, और 2 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि वो सफाई करें। अच्छा, फिर जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ये काम है तो सफाई क्यों नहीं हो पाती? सफाई इसलिए नहीं हो पाती कि बताया गया था कि चाइनीज़ कंपनी आएगी और वो शहर से सफाई करेगी।
चाइनीज कंपनी को ठेका तो दे दिया गया, लेकिन जो डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो ये वर्कर्स थे जो पहले भी शहर को साफ करते थे और अपने काम में गफलत बरतते थे, सब वही लोग, सब वही ठेकेदार जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिए गए। तो अगर ब्लू जैकेट मुहिम शुरू कर दी जाती है या कोई और मुहिम शुरू कर दी जाती है, वो इसका वन टाइम सोल्यूशन तो हो सकती है, कराची का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है जो शहर में नालों की सफाई जो की गई या जो दीगर सफाइयाँ की गई, सिर्फ आपको बताता चलूँ कि 2016 से 17 तक जो है वो 43.7 मिलियन और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 500 मिलियन यानी मोर और लेस 1 बिलियन रुपीस जो हैं वो सिर्फ इस स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स को जो है वो सफाई के लिए जो है वो इस शहर पर खर्च किए गए। लेकिन दोबारा से जो है वो इस जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स हैं या बरसाती नाले हैं ये भर जाते हैं। शहर में जो है कमोबेश 20,000 टन के लगभग जो है वो कचरा जो है वो जनरेट होता है और अगर ये 20,000 टन कचरा आपको लैंडफिल साइट लेकर जाना है तो उसके लिए आपको कमोबेश जो है वो 2,000 जो है कॉम्पैक्टर्स या डंपर्स दरकार होंगे, लेकिन कुछ 400-500 के लगभग तो मौजूद हैं। सारा कचरा उठाने के लिए जो है वो डंपर या कॉम्पैक्टर जो है वो मौजूद नहीं है और लैंडफिल साइट पर 5,000 से 6,000 या बहुत ज़्यादा कर लें तो 6-7 हज़ार टन कचरा यौमिया पहुंच ज़रूर जाता है, लेकिन सारा कचरा नहीं जाता। शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इतना सारा कचरा जनरेट होता है 20,000 टन के लगभग, सिर्फ 5 से 6,000 टन कचरा चला जाता है। बाकी कचरा कहाँ जाता है? बाकी कचरा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है, इन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में डाल दिया जाता है क्योंकि मुबैना तौर पर जो कचरा लैंडफिल साइड नहीं जाता वो इन बरसाती नालों की नज़र कर दिया जाता है, क्योंकि बरसाती नालों की नज़र करने से फ़ायदा ये होता है जो कि ज़मीनी तौर पर काम कर रहे होते हैं वो लैंडफिल साइड नहीं लेकर जाते। 50-60 लीटर जो डीजल कीमत में उन्हें पैसा मिलता है वो पैसा बच जाता है और वो जो नीचे की इंतज़ामिया होती है वो ये बचा लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि चाइनीज़ कंपनी को जब ये ठेके दिए गए थे इस शहर के कि डोर टू डोर जो है वो गार्बेज कलेक्शन होगा, जब आपके घर की दहलीज से कचरा उठा लिया जाएगा और उसे लैंडफिल तक पहुँचा लिया जाएगा तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि लैंडफिल साइड तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कचरा जो है आपको कहीं और दिखाई दे लैंडफिल साइड के बजाय, ना कचरा फिर आपको स्ट्रॉम वाटर ड्रेन। तसव्वुर से भी ज़्यादा और गंभीर मामला है कराची की सफाई का और इसी के लिए हम इस सारे मामले के कराची को इंतज़ामी तौर पर चलाने के माहिर से हम बात करेंगे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब से। फ़हीम साहब, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि किस तरह से हकीकत में अमली तौर पर काम हो रहा है। मुहिम का ऐलान होना अच्छी बात है, वफाकी वज़ीर है, वफाक कहता है उसका काम नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो काम करने का ऐलान कर रहे हैं तो अच्छी बात ज़रूर है। लेकिन फिर वज़ीर आला ने भी एक मुहिम का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि जो तरीका ये लोग इख्तियार कर रहे हैं उससे कराची शहर वाकई साफ़ हो सकेगा या का निज़ाम बेहतर हो सकेगा, या फिर ये सिर्फ बुलंद दावे साबित होंगे? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। देखिए, कराची एक ज़िंदा शहर है जिसके लिए अगर 2.5 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 12-15 हज़ार टन सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गार्बेज जनरेट करता है ये शहर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमर्शियल गार्बेज जो है वो अलग है। आप मुहिम में इस मुहिम की चलाने वालों की नीयत पे किसी तरह का शुबा नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी बात है, ये मुहिमें वक्तन फ़वक्तन चलनी चाहिए, मगर बुनियादी ज़रूरत जो है वो गवर्नेंस को दोबारा सही खतूत पे लाने की ज़रूरत है। कराची को बहैसियत शहर बल्दियाती इदारे के, कराची के बल्दियाती इदारों को उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको तक़वियत देने की ज़रूरत है। वो नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, वफाक का बल्दियात से क्या ताल्लुक़ वास्ता है? इवन सूबाई हुकूमत का बल्दियाती अमूर से क्या वास्ता? हमारा आईन निज़ाम 3 टियर पे गवर्नेंस ऑफ़र करता है। जब तक हम अपने बल्दियाती इदारों को, और देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये समझने की है, कराची दुनिया के चंद मेगा सिटीज़ में से एक है और इस मेगा सिटी की 2.5-3 करोड़ की, 2.25 करोड़ की जो भी आबादी है उसको आप किसी भी पाकिस्तान के दूसरे शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। बदनसीबी ये है कि कराची पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में कराची को तवज्जो नहीं दी जाती। फ़हीम साहब, अब ये तो एक हकीकत है कि कराची को ठीक तरीके से चलाया नहीं गया पिछले कई बरस में।
अब अगर एक कोशिश शुरू होती है तो उसमें भी चंदा मांगा गया, यानी अली जैदी साहब ने कहा कि इस मुहिम के लिए पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत होगी, आवाम उसमें पैसे दे। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही बेस्ट तरीका है इसका, चूँकि अब तो ये चीज़ तवक्को थी कि टैक्स का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होकर वो शहरियों की फलाह बहबूद पर और शहरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके ख्याल से ये मुनासिब तरीका होगा कि आवाम को फिर मजबूर किया जाए कि वो किसी किस्म का चंदा दें सफाई मुहिम के लिए? देखिए, हम डैम बनाना शुरू करते हैं तो आवाम से चंदा मांगते हैं, फिर कराची को साफ़ करने की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम चंदा मांगते हैं। कराची तो खैर चलता ही खैरात पे है। आप ज़रा बदनसीबी देखिए, वो शहर जो वफाकी फेडरल टैक्सेस का 58 से 60% हर साल देता है या 83-85% सूबाई बजट देता है, ये तकरीबन इस साल के जो बजट थे उन पे कोई 6000 अरब रुपए आप तवक्को करते हैं कराची से रेज़ करने का, उसको आप 6 अरब रुपए और 10 अरब रुपए देने की बात करते हैं। देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची में सड़कों की सफाई अब झाड़ू के ज़रिए नहीं हो सकती, सिर्फ मैकेनिकल स्वीपिंग हो सकती है। सड़कें मैकेनिकल स्वीपिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती अगर आप स्वीपर्स ले भी आएँ जब तक कि सड़कें बनी भी ना हो। सारी दुनिया में सड़कों पे सफाई रात में होती है, कचरा गार्बेज रात में उठाया जाता है। कराची में स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है, और तो और छोड़िए, ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखिए, KMC और बल्दियाती इदारों की बिजली कटी हुई है इस वक्त। तो आप क्या नाले साफ़ करने चले हो, क्या आप वो कर रहे हो? आप आवाम से चंदा और पैसे जमा कर रहे हो और FWO के अकाउंट में डाल रहे हो, और आप समझते हो कि इस तरह से आप कराची को ठीक कर लोगे, कराची को साफ़ कर लोगे। कराची में बरसाती नाले तो अपनी जगह पे हैं, अगले 15-20 दिन में बरसात रुक भी जाएगी, मगर जो कराची का एंडेमिक प्रॉब्लम है गार्बेज का ना उठना, आप ये देखिए कराची की 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई हैं। उनको तकरीबन 10 करोड़ रुपए डेली गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्लेम करती है कि वो उसको पे ऑफ भी कर रहे हैं, मगर खुदारा ये तो देखें ये सारी चीज़। अच्छा, एक और बात है, कराची जैसे शहर के लिए 6 अरब 10 अरब 20 अरब 50 अरब कोई मायने नहीं है। आपका जो इस्तांबुल शहर है उसका तकरीबन 650 पाकिस्तानी अरब रुपए साल का बजट है। इसी तरह से मुंबई का बजट 450 अरब साल का है। तो आप जब तक कराची को वसाइल नहीं दोगे, और सबसे बड़ी बात ये, कराची को आप बांट नहीं सकते जब तक कराची के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स हों चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हों, उनको आप किसी एक बैनर तले नहीं लाओगे और उसका एक मरबूत निज़ाम नहीं बनाओगे, ना कराची साफ़ हो सकता है, ना कराची के नाले साफ़ हो सकते हैं, ना कराची के स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट चल सकते हैं, ना कराची के शहरियों को जो मुनसिफाना तकसीम के ज़रिए पानी मिल सकता है। फ़हीम साहब, अगर इतना कराची का मसला, इसकी सफाई का, यहाँ पर सड़कों का निज़ाम, तो फिर शायद हमें इस बहस से निकलना नहीं होगा कि फ़लाँ इदारे का काम है फ़लाँ का नहीं, ये तो फिर सबके मिलकर काम करने से हल हो सकेगा। कराची का मसला चूँकि बुनियादी फ़र्क है, अब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने बड़े दावे किए, काम भी तरक्याती शुरू करवाए, लेकिन जब इलेक्शन हो गए, वो जीत गए, उनकी हुकूमत बन गई, तो फिर उनकी रफ्तार में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ गई। और एक बड़ा फ़र्क है कराची और दीगर शहरों में कि दूसरे पाकिस्तान के शहरों में कहीं अगर फ्लाई ओवर है तो उसके नीचे, आपने भी देखा होगा, कोई भी जाकर देख सकता है कि उसके नीचे फूल और पौधे लगे हैं, एक बाग की सी मंजर बनाया जाता है। जबकि कराची में अगर कोई फ्लाईओवर है तो उसके नीचे या तो खाना बदोश मौजूद होते हैं या फिर मनशियात के आदी अफराद का अड्डा नज़र आता है किसी भी फ्लाईओवर के नीचे। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ किसी वजीर से पूछे तो वो इन बातों का बुरा मनाते हैं। एक हल क्या है? मिलकर सब काम करेंगे तो हो सकेगा? मुझे ये बताइए, पूरा मुल्क कराची पे पलता है। अगर कराची को कुछ, मैं नहीं कहता आप 650 अरब रुपए दो, मैं नहीं कहता 450 अरब रो, कम से कम 100-200 अरब रुपए जब तक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। और देखिए, सिर्फ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बुनियादी बात तो है आप समझो, आप नालों की सफाई हो रही है, नाले सारी दुनिया में जब नालों की ड्रेजिंग होती है तो दहानों से शुरू की जाती है, यहाँ पर बीच नाले में से कचरा उठा के स्पेस क्रिएट की जा रही है। मैं जो टीवी पर खाली देखता हूँ, लाजिम तो मेरे पास इदारे तो नहीं है, मैं जो KWSB KMC के अफसरान से बात करता हूँ, अफसरान खुद हंसते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको ना समझ है। नेक नियति के ऊपर मैं नहीं शुबा करता,
मगर बुनियादी तौर पे कराची को समझने की ज़रूरत है, कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक शहर है, इसको आप 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको 18 टाउन्स में डिवाइड कर दो, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हो सकती है, मगर कराची एक शहर है। कराची का कचरा ये नहीं देखता कि मैं कोरंगी में गिर रहा हूँ या मैं नाला जो है वो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ या सेंट्रल में जा रहा हूँ। कराची में नदी, नाले, सुएज सिस्टम, कराची का सुएज सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर गया है। सुएज सिस्टम के अंदर बरसाती पानी नहीं जाना चाहिए और बरसाती नालों में सुएज नहीं जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, नेक नियति ला के अब इसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं, जब तक कि आप ईमानदारी से इस शहर के जो मारूजी हालात हैं उनके ऊपर एक हमागीर नज़र नहीं डालते, उसको एक ओवरऑल उसमें नहीं देखते, और कराची के लोगों का दर्द जो है, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं या तुगलक हाउस में बैठे हैं, जब तक वो उसको अपना दर्द नहीं समझते उस वक्त तक ये शहर इसी तरह से जो है सिसकता रहेगा। और एक बात जानने की, समझने की ज़रूरत है, अगर कराची अगर बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जाता है, तो ये पूरे पाकिस्तान को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। मगर जिस तरह से आपने पिछले 30-40 साल से कराची को ट्रीट किया है, उसके नतीजे में जो यहाँ पे तशद्दुद फैल रहा है, जो यहाँ पे ज़हनी अमराज फैल रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये ऐसे नहीं ठीक हो सकता। ये कोई एक वफाकी वज़ीर या कोई एक वफाकी या सूबाई वज़ीर ये इसको नहीं कर सकता। आप मुल्क की दिफा की बात करते हो, आप सेहत की बात करते हो, आप तालीम की बात करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें कराची में फेल हैं। जब तक आप उसको संजीदगी से नहीं लोगे, आप संजीदगी से, और सबसे बड़ी बात, ये तमाम मसाइल जो हैं टेक्निकल नौइयत के हैं, इनको टेक्निकली देखने की ज़रूरत है। जो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अफसरान आ जाते हैं, बाहर से आके बातें करते हैं, वो लोग जो जानते हैं वो बेचारे इस गुफ्तगू के तले दब जाते हैं और वो अपनी बात भी नहीं कर पाते। आपको मुकामी सतह पे एम्पावर करने की ज़रूरत है। फ़हीम ज़मान साहब, बहुत बहुत वज़ीर आला सिंध की मुहिम भी अच्छी है, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुहिम भी अच्छी है, और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मुहिम भी अच्छी है, लेकिन आवाम को यकीन तब आएगा जब वाकई ही कराची शहर साफ़ होगा, कचरे से यहाँ पर निज़ाम बेहतर हो सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्टार स्टडेड कैंपेन पर यकीन ना किया जाए, बल्कि ये तमाम लोग मिलकर बैठे हैं और ये फैसला करने की कोशिश करें कि मुस्तकिल बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। फ़िलहाल आवाम यही कर सकती है, उससे ये अपील की जा सकती है आप सब लोगों से कि आप सड़कों पर कचरा फेंकना बंद कर दें, गैर मुतल्लका जगहों पर कचरा ना फेंकें, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जब इदारे अपना काम ठीक करेंगे तो ही कराची से कचरे का मसला हल हो सकेगा। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक पर। गुज़श्ता प्रोग्राम में कराची में पेश आने वाला एक इंसानियत सोज तशद्दुद का वाक़या, एक खातून को तशद्दुद का शिकार बनाने का वाक़या हमने आपके सामने रखा। कराची में मुकीम शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली 19 साल शहजादी अलिशबा के अहले खाना कानूनी इमदाद के मुंतज़िर हैं। वो इंसाफ चाहते हैं, उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं जो उनकी बेटी पर उसके बाद शौहर अली जाबिर मोती ने किया। अलिशबा के जिस्म पर लगे ज़ख्मों का हिसाब, उसको दी जाने वाली ज़हनी अज़ियत का हिसाब, उसकी तज़लील का हिसाब चाहते हैं, उसके साथ किया जाने वाला नाज़ेबा और इंसानियत सोच बर्ताव का हिसाब चाहते हैं। जब गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इस मामले पर बात की और इसके हक़ाइक़ सामने लाए, वाक़े की तफसील आपके सामने रखी, मुतासरा लड़की के अहले खाना का खदशा हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की कि अलिशबा का शौहर अली जाबिर मोती बड़ा बाअसर शख्स है, कहीं वो इंसाफ की राह में रुकावट ना बने, ये मामला कहीं दब ना जाए। और अफसोस के साथ ये खबर सामने आई कि पाकिस्तानी नजाद इटली की शहरी शहजादी अलिशबा का शौहर मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो चुका है। ज़ीशान शाह जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। ज़ीशान था और सुहाई अजीज़ एक काबिल अफसर है, इस सारी मालूमात के सामने आने के बावजूद भी क्या पुलिस कोई काबिल ज़िक्र इक़दामात नहीं कर सकी इस केस में अभी तक?
जी देखिए, बिल्कुल इस केस के हवाले से 2-3 अपडेट सामने आई हैं। दई की निशानदही पे 2 जगहों पर पुलिस ने रेड की थी, जिसके अंदर एक दिमागी अस्पताल था, वहाँ पर पुलिस ने रेड की थी, जबकि हैदराबाद में मुलजिम के मामू और खाला के घर पर रेड की थी, जिसकी निशानदही की गई थी मुदैया की जानिब से। तहम वहाँ पर मुलजिम नहीं मिला। इसकी खाला और मामू को अली के खाला और मामू को हिरासत में लिया गया, उनसे तफ्तीश की गई और जब उनका फ़ोन रिकॉर्ड निकाला गया तो पता लगा उनका 2 महीने से मुलजिम से कोई रब्ता नहीं है। मुलजिम जो सिम इस्तेमाल कर रहा था वो उसके नौकर के नाम पर निकल के आई है। इस हवाले से मजीद उसका जो फ़ोन CDR सामने आया तो उससे जो आखिरी कॉल है वो एयरपोर्ट के पास की तस्दीक हो चुकी, फरार हो गया पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, जब एयरपोर्ट से जब तफसीलात उसके सामने आई, उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे की फ़्लाइट से, एयर अरेबिया की फ़्लाइट से पहले ये शारजा गया है और फिर वहाँ से ये UK की जानिब फ़रार हुआ है। इस वक्त पुलिस की जानिब से FIA से रब्ता कर लिया गया, ख़त लिख दिया गया, जिसके अंदर जो विक्टिम है उसकी जो तस्वीर जारी की गई हैं उस हवाले से, जबकि जो मुल्ज़िम बैरून मुल्क फ़रार हुआ है एयरपोर्ट के रास्ते, उस हवाले से अब तफ्तीश के अंदर इसके अंदर ये वाक़या किसी गाँव देहात में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पेश आया, जहां पुलिस भी बज़ाहिर मुतहर्रिक है, वज़ीर आला भी मौजूद है, गवर्नर भी है, लेकिन अभी तक इस मामले का किसी बड़ी आला सतह पर नोटिस नहीं लिया गया और उसका नतीजा आपके सामने है कि इस खातून को, इस लड़की को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाला शख्स बआसानी पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है। सवाल है ये पाकिस्तान में कानून के और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने वाले इदारों के लिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।